जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। हेल यूएवीज को ऑपरेट करने के लिए भारत बना रहा है एक डेडिकेटेड रनवे। भारतीय सेना के लिए ड्रोन कैचर सिस्टम की खरीद के लिए आरएफआई जारी। नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हुई एक्टिव। और तेजस में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन की एमआरओ फैसिलिटी बन सकती है भारत में। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक मेजर सिक्योरिटी अपग्रेड के तौर पर भारत अब ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए पहले डेडिकेटेड रनवे को बनाने का काम कर रहा है। और जो रनवे है ये रहेगा मेरठ में बनाए जाने वाले भारतीय सेना के स्पेशल बेस में, जो कि 900 एकड़ पर फैला होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक बीआरओ ने हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल यूएवीज और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए एक डेडिकेटेड मिलिट्री एविएशन बेस और रनवे के निर्माण कार्य की प्रोसेस को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और इसी के तहत बीआरओ ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए बिड्स को भी इनवाइट किया है। और ये जो एक डेडिकेटेड मिलिट्री एविएशन बेस बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2110 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड रनवे बनाया जाएगा। और इसे हेल यूएवीज या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के अलावा C295 और C130 क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस बेस पर 2 बड़े साइज के हैंगर्स बनाए जाएंगे और हर एक हैंगर 60 बाई 50 मीटर का होगा, जहाँ पे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट रहेंगे और जहां पे इनकी मेंटेनेंस और क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकेगी। और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि जो फैसिलिटी है ये एनुअल बेसिस पर एयरक्राफ्ट के काफ़ी हैवी मूवमेंट को सपोर्ट करेगी। और हैवी मूवमेंट से यहाँ पे मतलब है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लगभग 1500 ऑपरेशंस एनुअली, यानी कि हर साल लगभग हर दिन 4 ड्रोन शॉटीज यहाँ से कंडक्ट होंगी। और ये बेस केवल एक तरह के एयर स्ट्रिप की तरह इस्तेमाल नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर की तरह भी काम करेगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय सेना के लिए ड्रोन कैचर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में DCS, तो इसकी खरीद के लिए आरएफआई जारी की गई है। और जिनका इस्तेमाल लो RCS ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए किया जाएगा। और जो ये ड्रोन कैचर सिस्टम है, तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लो RCS ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को डिटेक्ट और काउंटर करने के लिए ये एक नेट कैचर का इस्तेमाल करता है। बाकी आरएफआई के मुताबिक आर्मी को जिस तरह के DCS सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से डिप्लॉय होने में सक्षम होना चाहिए। और साथ ही सर्विस में पहले से मौजूद एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स और अन्य काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। और इस प्रस्तावित सिस्टम में सर्विलियंस, डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ टारगेटिंग सॉल्यूशंस की कंप्यूटिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर भी होना चाहिए। और इस पूरे सिस्टम में 3 कोर एलिमेंट्स रहेंगे: ड्रोन सेंसर, ड्रोन कैचर और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। जो सेंसर होगा वो ESA या फिर उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और ये 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगा। और आर्मी को जो सिस्टम्स चाहिए वो एक बार में कम से कम 20 ड्रोन्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने चाहिए। और 0.01 स्क्वायर मीटर्स तक के रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट के खिलाफ इनकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 4 किलोमीटर तक तो होनी चाहिए। बाकी इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वो कमांड नोड की तरह फंक्शन करेगा, जो कि सिक्योर डेटा लिंक के माध्यम से सेंसर डेटा को ड्रोन कैचर तक रिले करेगा, ताकि जो ड्रोन कैचर है वो नेट डिप्लॉय करके हॉस्टाइल ड्रोन को पकड़ सके। बाकी जो ड्रोन कैचर है वो खुद से भी ऑटोनोमस ऑपरेशंस करने में सक्षम होगा। और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाला जो नेट बेस्ड सॉल्यूशन है, तो इसका फायदा ये होता है कि कोलैटरल डैमेज का जो रिस्क है वो बेहद ही कम होता है और आप हॉस्टाइल ड्रोन को आसानी से रिकवर करके उस पर आगे का अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और ये अर्बन और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर विशेष रूप से काफ़ी कारगर है, जहाँ पे हार्ड किल सिस्टम्स का इस्तेमाल करना हमें खुद को ही नुकसान पहुँचा सकता है। बाकी इस ड्रोन कैचर सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर अगर थोड़े से और आसान से शब्दों में समझा जाए, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमारे फोर्सेस कहेंगे कि दुश्मन के इस ड्रोन को हमें जिंदा पकड़ना है। आज भारतीय वायुसेना ने असम की डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर एक स्पेशल एरियल शो कंडक्ट किया था। और इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म करी थी। और ये एरियल शो करीब 20 मिनट का था। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की अपनी तरह की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जो कि 4.2 किलोमीटर की है। और आज इस एरियल शो को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी विटनेस किया था। और पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का जो एयरक्राफ्ट है वो इस लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड हुआ है। बाकी एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI, रफाल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे एयरक्राफ्ट ने इस लैंडिंग फैसिलिटी से ऑपरेशंस कंडक्ट करके दिखाए। और इमरजेंसीज के दौरान ये भारत के मिलिट्री और सिविल दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगी। और एक स्ट्रेटेजिक और मल्टी फंक्शनल रनवे की तरह काम करेगा, जो कि हमारी डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करेगा। और इमरजेंसी केसेस में ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा।
और जबकि आज इस फैसिलिटी के बारे में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी किया था। और जो कि ये जो फैसिलिटी है ये LAC से भी कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस वजह से भी रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी अभी तक भारत की इस तरह की जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अधिकतर वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में ही थी, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये फैसिलिटी बन चुकी है, जिसे डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे के पोर्शन को कन्वर्ट करके बनाया गया है। 13 फरवरी को अंडमान सी पर भारत, जापान और इंडोनेशिया की नेवीज ने एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, और जिसमें कंबाइंड ऑपरेशन रेडीनेस, इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। वहीं इसके अलावा भारत विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलन 2026 को होस्ट करने के लिए तैयार है, और ये इवेंट कल 15 फरवरी से 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस पूरे इवेंट में 72 कंट्रीज की नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और एक मेगा जॉइंट नेवल इवेंट्स में 60 से अधिक वॉरशिप्स और 3 कंट्रीज के नेवल एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलेंगे। और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज में अमेरिका और रशिया दोनों की नेवीज शामिल हैं, और निश्चित रूप से एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है। और इस दौरान जो नेवीज हैं वो संयुक्त रूप से कुछ एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करेंगी, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस ड्रिल्स, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्सरसाइज। और इस तरह के इवेंट में जर्मनी, फिलीपींस, UAE, तो ये ऐसे देश हैं जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए टर्की और चीन को इन्वाइट नहीं किया गया है। बाकी ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है तो ये एक तरह की नेवल सेरेमनी होती है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज़ की वॉरशिप्स असेंबल होती हैं, और जो होस्ट नेशन के हेड ऑफ स्टेट हैं तो उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की फ्लीट को रिव्यू करती है। और इस इवेंट का मेन पर्पस होता है अपने नेवल स्ट्रेंथ को शोकेस करना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करना और नेवीज के बीच ट्रस्ट इंप्रूव करना। और आप इसे समुद्र में एक तरह की मिलिट्री परेड की तरह देख सकते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 से 19 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, और उनकी इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करना। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बात पर जोर दिया है कि आज की दुनिया में इस बात को डिफाइन कर पाना बेहद ही मुश्किल है कि कौन फ्रेंड्स हैं, कौन एलाइज हैं, कौन एनिमीज हैं, कौन एडवर्सरीज हैं। तो इसलिए भारत को मेंटली, स्ट्रक्चरली और मैटेरियली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो भारत इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट कर सके। CDS का ये भी कहना था कि राष्ट्रीय हित के साथ अलाइंड जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ चॉइस या फिर स्वदेशी कैपेबिलिटी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि अब US फर्म GE भी अपने F404 IN-20 इंजन्स की जो MRO फैसिलिटी है उसे भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि F404 वही जेट इंजन्स हैं जो कि ऑलरेडी भारत के तेजस फाइटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर इन इंजन्स की MRO फैसिलिटी भारत में बनती है तो ये निश्चित रूप से भारत को कई सारे महत्वपूर्ण फायदे देगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर सतीश दहिया वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही का वो दिन है जब 2019 में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने पुलवामा में एक कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया था, और इस हमले में हमने अपने CRPF के 40 वीरों को खोया था। आज के दिन 1962 में 16 असम राइफल्स के राइफलमैन अलाम्बा आओ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि पुलवामा हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के किस आतंकी संगठन का हाथ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।